रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। स्मृति एक सुशील और गुणवान लड़की थी। उसकी माँ सुरेखा और पिता हरिओम दोनों ही एक बड़ी सी कोठी में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करते थे। वो दोनों अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर एक IAS ऑफिसर बनाना चाहते थे। लॉकडाउन की वजह से उनका दाना पानी ठप हो जाता है, जिसके चलते स्मृति की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हो जाती है। लेकिन उनके पास ना महंगा लैपटॉप था और ना ही फोन, इसीलिए स्मृति की पढ़ाई रुक जाती है। एक दिन हरिओम अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवाने के लिए अपने किसी मित्र से पैसे उधार लेकर उसके लिए एक स्मार्टफोन ले आता है। बेटा, ये देख, मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। वाओ पापा, स्मार्टफोन! ये कहाँ से मिला आपको? बेटा, तू पढ़ाई में मन लगा, कहाँ से आया और कहाँ से नहीं ये मत सोच। अच्छा पापा, ठीक है, मैं आज से ही अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू करती हूँ। उधार लेकर फोन तो आ गया, पता नहीं अब उधार कैसे चुका पाऊंगा। दिन बीतते जाते हैं। हरिओम मेहनत मजदूरी करके अपना सारा कर चुका देता है। एक शाम जब वो काम से घर आ रहा होता है तो अचानक तेज रफ्तार से आ रही कार से उसका एक्सीडेंट हो जाता है। वो बेचारा वहीं दम तोड़ देता है, जिसके बाद उसका पूरा परिवार टूट जाता है और घर की हालत बद से बदतर होने लगती है, जिसकी वजह से स्मृति को अपनी माँ के साथ घर में जाकर झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। वो दोनों माँ बेटी को एक स्वर्ग निवास नाम के बड़े से बंगलों में नौकरानी का काम मिल जाता है, जिसके मालिक का नाम धीरज होता है। उसकी माँ दामिनी बहुत ही नकचड़ी और गुस्सैल औरत थी। इसी तरह एक दिन सुरेखा गलती से अपने साहब का कोट जला देती है। हाय भगवान, कैसी औरत है ये! तुझे पता भी है बैल बुद्धि कितना महंगा कोट था ये, तेरी औकात से बाहर है। अरे बहन जी, माफ कर दीजिए हमका, हमें पता ही नहीं चला कि प्रेस ज्यादा गर्म हो गई है। हमसे सच में बहुत गलती हो गई, माफ कर दीजिए हमें। कोई बात नहीं, मैं दूसरा कोट पहन लूंगा। अरे ऐसे कैसे नहीं बेटा, इन लोगों को इनकी औकात दिखानी पड़ती है, वरना सर पे बैठ के नाचने लगते हैं। बस कीजिए मालकिन, मेरी माँ जब माफी मांग रही है तो आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं उन पर? अरे अगर ये कोट हमारी औकात से बाहर है तो आपकी औकात के अंदर तो है ना, फिर आप इतना क्यों चिल्ला रही हैं? नया ले लीजिए। हाँ, ताकि तू दूसरा भी जला दे, हैं? मैं तुझे तो तेरी नौकरी से निकालती हूँ, दफा हो जा मेरी घर से। अरे आप हमें घर से क्या निकालेंगी? हम खुद ही इस घर में नहीं रहना चाहते, जहाँ किसी को किसी की इज्जत करना ही नहीं आता। अरे बस करो, ये कोई अखाड़ा नहीं है जो सब लड़ रहे हो। माँ, मैंने कह दिया ना कि कोई बात नहीं है, नौकरी से जाने की भी किसी को जरूरत नहीं है, और ये मेरा घर है और मेरा आखिरी फैसला होगा। दैट्स क्लियर? ओके सर, जैसा आप कहें। धीरज को स्मृति की सूझबूझ और खुद के लिए लड़ता हुआ देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। वो अपने काम को बहुत ही ईमानदारी और खुददारी के साथ करती रहती है, जिसे देखकर धीरज के मन में स्मृति के लिए प्रेम की भावना जागने लगती है। तो वहीं स्मृति भी उसकी उदारता और अच्छा दिल देखकर धीरज से प्यार करने लग जाती है, पर उससे वो कुछ कह नहीं पाती। ऐसे ही एक दिन धीरज उसे अपने दिल की बात बताने के लिए उसके पास जाता है। सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जी सर, कहिए, क्या बात है? स्मृति, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं एक नौकरानी हूँ और आप मेरे मालिक, हम एक दूसरे से शादी कैसे कर सकते हैं? क्या तुम भी इस भेदभाव को मानती हो, गरीब अमीर? नहीं सर, अमीर गरीब तो बस लोक दिखावा है। इंसान अपने अच्छे गुणों, संस्कारों और अपने अच्छे दिल से अमीर बनता है। एग्जैक्टली, तुम भी अमीर हो क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है। अब हाँ भी बोल दो, मैं जानता हूँ कि तुम भी मुझे प्यार करती हो। हाँ, करती तो हूँ,
पर मैं आपको कभी बोल नहीं पाई क्योंकि आपकी माँ हमारे इस रिश्ते को कभी अपनी मंजूरी नहीं देंगी। उनकी चिंता तुम क्यों करती हो? मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तुम बस हाँ बोलो, बाकी सब मैं देख लूंगा। आई लव यू समृति। आई लव यू टू धीरज, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। इसी तरह वो दोनों कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। धीरज स्मृति को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आता है। दामिनी उन्हें ऐसे देखकर गुस्से में तिलमिला जाती है, पर धीरज उसे किसी तरह मना लेता है। दामिनी अपने बेटे के आगे स्मृति को बहू के रूप में स्वीकार करने का झूठा दिखावा करती है, पर मन ही मन उससे नफरत करती रहती है। वक्त बीतता जाता है। एक दिन धीरज जब घर पर नहीं होता और स्मृति अपने कमरे में सो रही होती है, तो दामिनी दबे पांव स्मृति के कमरे में जाती है और पूरे कमरे में मिट्टी का तेल डाल देती है और वहाँ पर आग लगा देती है। जैसे ही स्मृति की आँख खुलती है, वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। कोई आओ, प्लीज प्लीज हेल्प मी, यहाँ मेरे कमरे में चारों तरफ आग लग गई है। प्लीज माँ जी, धीरज कहाँ है आप? जल्दी आइए, मुझे बचाइए प्लीज। कोई नहीं बचाएगा अब तुझे, अब जलकर यहीं मर। बहुत ज्यादा ही उड़ रही थी हवा में। नहीं 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 माँ जी, ऐसा मत कीजिए, मैं जलकर मर जाऊंगी। प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। तभी वहाँ धीरज आ जाता है और जल्दी से स्मृति को आग से बचाकर बाहर ले आता है। माँ, आपने मेरी बीवी को जलाकर मारने की कोशिश करी। आज तक आप उसे बहू मानने का झूठा दिखावा कर रही थी। तो और क्या करती? तेरी इस हरकत से मोहल्ले में कितनी बदनामी हुई है मेरी। माँ, ये सरासर जुर्म किया है आपने। मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। रुको, अभी कॉल करता हूँ पुलिस में। नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, वो माँ है आपकी। अरे कैसी माँ, जिसे अपने बेटे की खुशी से ज्यादा अपनी रेपुटेशन की चिंता है। और नहीं तो क्या, समाज में मेरी बदनामी हो गई इसकी वजह से। अब तू इसे घर से निकाल दे बेटा। अरे बस माँ, स्मृति क्या, मैं खुद इस घर में नहीं रहूंगा और दम घुटता है मेरा इस दिखावे की जिंदगी में। चलो स्मृति, हम नहीं रहेंगे यहाँ। इसी तरह वो दोनों उस घर को छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। वो शहर से दूर एक झोपड़ी में जाकर रहने लगते हैं, जहाँ धीरज को इस बात का पता लगता है कि स्मृति पढ़ लिखकर एक IAS ऑफिसर बनना चाहती थी। वो दिन रात एक कर कड़ी मेहनत करता है ताकि वो अपनी बीवी की IAS की पढ़ाई शुरू करवा सके। वहीं स्मृति भी घर के काम के साथ साथ गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। वक्त बीतता जाता है। स्मृति अव्वल अंकों से परीक्षा में पास होकर एक बहुत अच्छी IAS ऑफिसर बन जाती है, जिसके बाद हर जगह उसका खूब नाम होता है। तो वहीं दूसरी तरफ दामिनी का घमंड भी टूटकर चकनाचूर हो जाता है। साथ ही उसे अपनी गलती का भी एहसास होता है और वो अपने बेटे और बहू से माफी मांगने के लिए उनके पास जाती है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं समझ ही नहीं पाई कि तेरे अंदर कितनी काबिलियत है। मुझे माफ कर दे बेटा। अरे माँ जी, मैंने तो आपको कब का माफ कर दिया। लेकिन मैंने नहीं किया। अरे ये तुम्हें जान से मारना चाहती थी, यह बात मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ। अरे कोई बात नहीं ना, आप उन्हें माफ कर दीजिए। उन्हें अपनी गलती का पछतावा है ना, और पछतावे से बड़ा कुछ नहीं होता। बेटा मुझे माफ कर दे, घर चल मेरे बच्चे। मेरा असली धन दौलत तो तुम मेरे बच्चे ही हो। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर धीरज की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपनी माँ को माफ कर देता है। साथ ही धीरज और स्मृति दोनों मिलकर वापस अपने घर लौट जाते हैं। स्मृति अपने IAS के पद के साथ साथ अपने ससुराल की भी सारी जिम्मेदारियां बहुत अच्छे तरीके से संभाल लेती है। फिर सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये नौकरानी बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी लड़की जो अपने दम पर इतना कुछ कर सकती है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।